Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम सेकेंड ईयर और ईटा का सेशन लेने जा रहे हैं. स्टूडेंट, आज मेरी एक दूसरी वीडियो भी आएगी, उसको भी आपने देखना है. और अगर आपने पिछली वीडियो चास ला वाली नहीं देखी तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक्स एंड टेक्निक मैंने इस्तेमाल की हुई हैं, वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं. तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की पहली डेफिनेशन होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. अगर स्टूडेंट हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, कंडक्टिविटी कम होगी. कि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस कहते हैं. दूसरी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? किसी सब्सटेंस की अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने देने की एबिलिटी को हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं. एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस to allow the passage of electric current through it is called what is called electrical conductivity. किसी सब्सटेंस की वो एबिलिटी जिसकी वजह से उस सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं. याद रखना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दो टाइप की होती है. एक को मेटालिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी कहते हैं, एक को हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं. स्टूडेंट, याद रखना, अगर किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसी कंडक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी या मेटालिक कंडक्टिविटी कहेंगे. अगर किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट पास हो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस, ऐसी कंडक्टेंस को, ऐसी कंडक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहेंगे. स्टूडेंट, चूंकि वी आर हेयर इन थर्ड पीरियड, हम थर्ड पीरियड के अंदर हैं जहां पे हमारा ताल्लुक एलिमेंट के साथ है, तो हमारे यहाँ इधर जो कंडक्टिविटी होगी वो कौन सी होगी? वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी या मेटालिक कंडक्टिविटी होगी. स्टूडेंट, कंडक्टिविटी के यूनिट क्या हैं? हमें पता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम. क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी होती है, तो इसके जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट? पर ओम, मेयो या सिमन इसके यूनिट होते हैं. स्टूडेंट, रिलेशन क्या है? पर ओम या मेयो या सिमन, ये सारे क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं. 1 पर ओम बराबर होता है 1 सिमन के बराबर होता है. अब स्टूडेंट जरा याद रखना, किन फैक्टर पे कंडक्टिविटी डिपेंड करती है. हम थर्ड पीरियड एलिमेंट पे हैं, हम एलिमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, एलिमेंट के कॉन्टेक्स्ट पे बात करेंगे. सबसे पहला साइज. स्टूडेंट याद रखना, साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल लैटिस के अंदर इजीली मूव कर सकेगा. एज अ रिजल्ट कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी. ग्रेटर द साइज ऑफ एन एलिमेंट, ग्रेटर द साइज ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, हायर विल बी द कंडक्टिविटी एंड वाइस वर्सा. ये पहला फैक्टर है. इसीलिए किसी ग्रुप के अंदर नीचे की तरफ कंडक्टिविटी बढ़ा करती है, चूंकि साइज बड़ा करता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोबाइल होते जाते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है. लिथियम कम कंडक्टर, सोडियम ज्यादा, पोटेशियम और ज्यादा, रुबिडियम और ज्यादा, सीजियम और ज्यादा. साइज बढ़ने के साथ कंडक्टिविटी की वैल्यू में इजाफा होता जाएगा. दूसरा मेरे पास फैक्टर है नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन.
स्टूडेंट याद रखना, बाज दफा एक एलिमेंट के एटम का साइज छोटा होता है लेकिन उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अब साइज के हिसाब से उसे कम कंडक्टर होना चाहिए था, लेकिन उसमें नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन का कंडक्टिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि बेसिकली करंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। मोबाइल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एक्सटर्नल सर्किट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ज्यादा मिकदार में करंट गुजरेगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। सो नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? कंडक्टिविटी के। ये स्टूडेंट मेरे पास दूसरा फैक्टर है। तीसरे फैक्टर पे बात करते हैं, दैट इज टेम्परेचर। स्टूडेंट याद रखना, मेटल की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम होती है। मेटल की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होती है? कम होती है, क्योंकि जब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनों की ऑसिलेशन होती है। ऑसिलेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कोलाइड करते हैं और उनकी मूवमेंट में क्या होती है? हिंड्रेंस आती है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ मेटल की कंडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। हां, टेम्परेचर के साथ मेटालाइट की कंडक्टिविटी क्या होती है? वो इंक्रीज होती है। तो टेम्परेचर हैज इनवर्स रिलेशन विद द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल while conductivity of metalite or semiconductor increases with the temperature. That is student हमारा एक और पॉइंट, और इस पे ईटा का एमसीक्यूज आया करता है। कैसा एमसीक्यूज आया करता है? कहते हैं विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजेस। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर किस एलिमेंट की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है? मेरा पहला ऑप्शन होता है सोडियम, मेरा दूसरा ऑप्शन होता है एल्युमिनियम, मेरा तीसरा ऑप्शन होता है सिलिकॉन, मेरा चौथा ऑप्शन होता है लफ्तीस। अब स्टूडेंट टेम्परेचर बढ़ने के साथ किसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी? अब याद रखना, सोडियम क्या है? सोडियम मेटल है। एल्युमिनियम क्या है? मेटल है। सिलिकॉन क्या है? मेटलाइट है। तो मेटल की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होती है? कम होती है, जबकि मेटालाइट की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ा करती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? सिलिकॉन होगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सिलिकॉन होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट मेरे पास जो फैक्टर है हम कहते हैं, क्या कहते हैं? दैट इज बैंड गैप। स्टूडेंट याद रखना, किसी भी मटेरियल में दो तरह के बैंड होते हैं। एक को कहते हैं वैलेंस बैंड, एक को कहते हैं कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में टाइटली हेल्ड होते हैं, जबकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। स्टूडेंट अगर बैंड गैप का मतलब है सेपरेशन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, सेपरेशन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड को हम डिफाइन करेंगे रीजन इन द एटम वेयर इलेक्ट्रॉन आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट इन द क्रिस्टल लैटिस और इन द आप कह सकते हैं इन द क्रिस्टल लैटिस और इन द स्पेस लैटिस, कि जो हमारे पास स्पेस लैटिस है, जो क्रिस्टल लैटिस है, जो सॉलिड है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करें, उस रीजन को आप क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड कहेंगे। जबकि किसी एलिमेंट के अंदर वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन विद इन द क्रिस्टल लैटिस फ्रीली मूव कर सकें, उस रीजन को, उस एनर्जी स्टेट को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड कहते हैं। इन दोनों बैंड के दरमियान जो सेपरेशन होती है उसे हम बैंड गैप कहते हैं। तो स्टूडेंट बैंड गैप और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का इनवर्स रिलेशन होता है। बैंड गैप जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी, बहुत ज्यादा बैंड गैप होने से कंडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अब स्टूडेंट हमारे पास बैंड गैप और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। बैंड गैप ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी। ये वो फैक्टर हैं जिन पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या करती है स्टूडेंट? डिपेंड करती है। अब स्टूडेंट हम थर्ड पीरियड एलिमेंट की बात करते हैं। थर्ड पीरियड एलिमेंट में तीन नेचर के एलिमेंट होते हैं। मेटल्स होती हैं, मेटालाइट होता है, नॉन मेटल होती है। अब स्टूडेंट जनरली इन द पीरियोडिक टेबल और इन थर्ड पीरियड एलिमेंट मेटल आर गुड कंडक्टर, मेटल गुड कंडक्टर होती हैं। मेटल क्यों गुड कंडक्टर होती हैं? मेटल हैव हाई कंडक्टिविटी,
मेटल की कंडक्टिविटी हाई होती है। मेटल की कंडक्टिविटी दो बातों पे डिपेंड करेगी। कौन सी दो बातों पे डिपेंड करेगी? साइज ऑफ मेटल एटम बड़ा होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी मेटल की। स्टूडेंट, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव होते हैं विद इन क्रिस्टल लैटिस थ्रू आउट द सॉलिड आर लिक्विड मेटल, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट करते हैं। यहां पे अगर गौर करें, जो मैंने ब्लैक के साथ लिखा हुआ ये वैलेंस बैंड है, जो मैंने ब्लू के साथ बनाई हुई लाइन है ये कंडक्शन बैंड है। मेटल के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ही नैरो, ऑलमोस्ट 9 होने के बराबर गैप होता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में जंप करके मूव करते हैं, इसलिए मेटल क्या होती है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। जबकि मेटालाइट हमारे पास थर्ड पीरियड में जो सिलिकॉन है, मेटालाइट में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान थोड़ा सा गैप होता है। यह गैप ऑर्डिनरी टेंपरेचर पे इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए आम टेंपरेचर पे जो मेटालाइट होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं। लेकिन टेंपरेचर जो ही बढ़ाएंगे ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड पे आ जाएंगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। यही वजह है कि मेटालाइट हाई टेंपरेचर पे बेटर कंडक्टर होते हैं। स्टूडेंट, मेरे पास जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बड़ा गैप होता है। टेंपरेचर देने से नॉन मेटल के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारे पास वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे नहीं जा सकते, बल्कि क्या हो जाते हैं, वो नॉन मेटल मेल्ट होकर एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं उस टेंपरेचर पे। ये गैप इतना बड़ा होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे नहीं आ सकते, इसलिए नॉन मेटल लो टेंपरेचर, हाई टेंपरेचर, बहुत हाई टेंपरेचर पे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ग्रेटर गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन मोबाइल नहीं होते, टाइटली हेल्ड होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। स्टूडेंट, ट्रेंड की मैं बात करता हूं, फैक्टर के बाद ट्रेंड की बात करता हूं। मैंने आपको बताया कि थर्ड पीरियड के अंदर 3 टाइप के एलिमेंट होते हैं, मेटल होती हैं, मेटलाइट होते हैं और नॉन मेटल होती हैं। तो मेटल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, साइज पे, साइज के साथ भी बढ़ती है और नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन के साथ भी बढ़ती है। यहां पे अगर देखें हम, सोडियम का साइज बड़ा, मैग्नीशियम का छोटा, एल्यूमिनियम का और छोटा, तो कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए थी। लेकिन सोडियम में 1 मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम में 3 मोबाइल इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन वाला फैक्टर साइज को डोमिनेट कर जाता है। इसीलिए थर्ड पीरियड एलिमेंट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है सोडियम टू एल्यूमिनियम। सोडियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम, मैग्नीशियम की ज्यादा, एल्यूमिनियम की और ज्यादा। ये तीनों गुड कंडक्टर होती हैं, लेकिन इनमें से बेस्ट कंडक्टर क्या होगी? एल्यूमिनियम होगी। स्टूडेंट, आपका ईटा का एमसीक्यूज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? किस एलिमेंट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाईएस्ट होगी? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाईएस्ट होगी? आपको पता है एल्यूमिनियम। अब स्टूडेंट, यहां पे फिर एमसीक्यूज होता है कि एल्यूमिनियम इन द थर्ड पीरियड एलिमेंट, aluminum has highest conductivity because of option 1 its size, option 2 number of mobile electron, both and B none of these। स्टूडेंट, साइज के हिसाब से एल्यूमिनियम को कम कंडक्टर होना चाहिए था, साइज नहीं है। क्या फैक्टर एल्यूमिनियम को ज्यादा कंडक्टर बनाता है? तो स्टूडेंट, क्या? नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, सिलिकॉन मेटालाइट है, इसकी कंडक्टिविटी कम होगी, यानी एल्यूमिनियम तक बढ़ेगी, फिर सिलिकॉन की कंडक्टिविटी कम होगी। जबकि फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, दीज आर नॉन मेटल, दीज आर नॉन मेटल, देयर इलेक्ट्रॉन आर वेरी टाइटली हेल्ड बाय हाई न्यूक्लियर चार्ज। इनके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज ने टाइटली हेल्ड किए होते हैं, जिसकी वजह से देयर इज लार्जर गैप between conduction and balance band. That is why these elements are not conductor of electricity. These elements have no conductivity. इन एलिमेंट की कोई कंडक्टिविटी होती ही नहीं है। तो मतलब स्टूडेंट, एक अगला ऑब्जेक्टिव आपका आ गया। कौन सा ऑब्जेक्टिव आ गया?
कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन 1 इंक्रीजेस, ऑप्शन 2 डिक्रीजेस, ऑप्शन 3 नॉट यूनिफॉर्म ट्रेंड, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट यूनिफॉर्म ट्रेंड नहीं है। सिलिकॉन तक डिक्रीज, एल्यूमिनियम तक इंक्रीज, उसके बाद सिलिकॉन पे डिक्रीज, अगले सारे क्या होते हैं? अगले सारे नॉन कंडक्टर होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी होती ही नहीं है। एक और एमसीक्यूज आपका आ सकता है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट आर, ऑप्शन 1 कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर, ऑल ऑफ दीज। तो क्या ऑप्शन होगा? ऑल ऑफ दीज। Which of the following element is conductor of electricity? Which of the following element is conductor of electricity? Argon, chlorine, argon, chlorine, sulfur, none of these। तो मेरा ऑप्शन स्टूडेंट क्या होगा? none of these। इनमें कोई भी कंडक्टर नहीं है। तो स्टूडेंट ये थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। अगर आपने केमिस्ट्री सुपर किंग को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड, लाइक इट, डू कमेंट्स, आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ये केमिस्ट्री सुपर किंग आपका चैनल है, ये अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड टाइम में मोनेटाइज हो चुका है। अब आपने इसकी व्यूअरशिप बढ़ानी है, चूंकि इस चैनल से जितनी भी इनकम आएगी उसका 50% मैं केमिस्ट्री सुपर किंग फाउंडेशन को डोनेट करूंगा, जो पुअर स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इसलिए जो स्टूडेंट भी इसको देख रहा है वो स्टूडेंट अपने तमाम हल्का अहबाब तक इस चैनल को लेकर जाए, इसको खुद भी देखे, बाकी लोगों को भी सजेस्ट करे। इंशाल्लाह ये चैनल केमिस्ट्री के अंदर आपका एप्टीट्यूड चेंज कर देगा, ये चैनल आपका फ्यूचर बदल देगा। जब कभी किसी को आप सजेस्ट करेंगे आपको इंशाल्लाह शर्मिंदगी नहीं होगी, आप प्राउड फील करेंगे कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान के बेस्ट केमिस्ट्री चैनल से है। तो स्टूडेंट मैं बात करता हूँ ट्रेंड्स एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। स्टूडेंट बात करते हैं ट्रेंड्स एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या ट्रेंड हुआ करते हैं? स्टूडेंट सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट करे। टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, उसको आप मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। या स्टूडेंट आप ऐसा भी कह सकते हो कि वो टेम्परेचर जिस पे किसी सॉलिड के पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन से रिलीज होकर मोबिलिटी स्टार्ट करें, उस टेम्परेचर को आप क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिस पे किसी सॉलिड के पार्टिकल का मतलब आयंस, एटम और मॉलिक्यूल अपनी फिक्स पोजीशन से रिलीज होकर मोबिलिटी स्टार्ट करें, होना स्टार्ट हो, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड या किसी सब्सटेंस की मोल्टन फॉर्म बॉयल होना स्टार्ट करे, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। या वो टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड या किसी सब्सटेंस की मोल्टन फॉर्म का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। स्टूडेंट याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिमेंट के केस में, इन केस ऑफ एलिमेंट वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग एनर्जी प्रेजेंट इन द एलिमेंट। कि एलिमेंट के केस में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंडिकेट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, जिससे किसी एलिमेंट के एटम्स आपस में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। अगर स्टूडेंट याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें बताते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, strength of binding forces present in atom of element in the crystal lattice. Greater the strength of forces, higher will be the melting point and boiling point. ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की सिग्निफिकेंस है। यानी अगर किसी एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा,
उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। उसके अंदर जो एटम्स हैं, उसके जो मालिक्यूल्स हैं, उस एलिमेंट के एटम या मालिक्यूल जो क्रिस्टल लैटिस के अंदर आपस में अटैच हैं, वो ग्रेटर बाइंडिंग फोर्स से अटैच हैं। तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंडिकेट द स्ट्रेंथ बाय विच एटम और मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर हेल्ड टुगेदर इन अ सॉलिड और इन अ क्रिस्टल लैटिस। स्टूडेंट, हम चूंकि थर्ड पीरियड एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो थर्ड पीरियड एलिमेंट के हम ट्रेंड पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेनली 3 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, कि किस टाइप की अट्रैक्टिव फोर्स है, किस टाइप की अट्रैक्टिव फोर्स है इन द क्रिस्टल लैटिस और इन द सॉलिड ऑफ दैट एलिमेंट। दूसरा जिस पे डिपेंड करते हैं, अगर अट्रैक्टिव फोर्स की नेचर स्ट्रांग होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। स्टूडेंट, दूसरा मेरे पास जिस पे डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस। बाज दफा नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स दोनों एलिमेंट में एक जैसी होती है, लेकिन एक के अंदर क्रिस्टल लैटिस के अंदर पैकिंग ऑफ एटम और तरह से होती है, दूसरे में पैकिंग ऑफ एटम और तरह से होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। जनरली याद रखना स्टूडेंट, किसी एलिमेंट के, खासतौर पर मेटल की बात कर रहा हूं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा तो उसके एटम की पैकिंग स्ट्रांग होगी, पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, चूंकि नॉन मेटल जो होती हैं उनमें मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं थ्रू वन डर वाल फोर्सेस, वो मैंने ऊपर बात कर ली, नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। तो साइज, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होंगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होते हैं स्टूडेंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं कि नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स किस किस्म की है, आया वंडर वाल फोर्सेस है, आया मेटालिक बॉन्ड है, चूंकि हमारे पास आया नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग है, चूंकि हमारे पास क्या है कि हमारे पास एलिमेंट के अंदर नॉर्मली 3 टाइप की फोर्सेस होती हैं, मेटालिक बॉन्ड हो सकते हैं, नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग हो सकती है और वंडर वाल अट्रैक्शंस हो सकती हैं। तो नेचर ऑफ फोर्स जितनी स्ट्रांग होगी उतनी हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। फिर बाज दफा मेटल होती हैं, मेटल के अंदर मेटालिक बॉन्ड दोनों में होगा, एक में मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन दूसरी के अंदर क्या होता है, दूसरी की जो क्रिस्टल लैटिस होती है उसके अंदर एटमों की पैकिंग स्ट्रांग होती है, तो फिर भी मेल्टिंग पॉइंट उससे क्या हो जाता है, वेरी कर जाता है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, आपको पता है लंडन डिस्पर्शन फोर्स और मॉलिक्यूल के साइज का डायरेक्ट रिलेशन है। तो स्टूडेंट, हम थर्ड पीरियड एलिमेंट की जब बात करते हैं तो थर्ड पीरियड एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड है स्टूडेंट। जो मैंने रेड से ग्राफ में लाइनें ड्रा की हैं वो मेल्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करती हैं, जो ब्लू से मैंने इंडिकेट किए वो बॉइलिंग पॉइंट को इंडिकेट करती हैं। यहां पे मैं आपको बहुत डीप कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, पहले आप सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाएं। तो मेल्टिंग पॉइंट थर्ड पीरियड एलिमेंट का इंक्रीज होता जाता है अप टू व्हाट, अप टू सिलिकॉन। क्यों इंक्रीज होता है, इसकी 2 आप रीजन दे सकते हैं। एक रीजन आप ये दे सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं। जब नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं तो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस बढ़ती जाती हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस बढ़ने के साथ बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब स्टूडेंट यहां पे देखें, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कम, मैग्नीशियम का ज्यादा, एल्यूमिनियम का थोड़ा सा ज्यादा, सिलिकॉन का ज्यादा। यहां तक क्या होता है, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं, हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग फोर्स बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। यहां पे स्टूडेंट अगर आप जरा गौर करें, इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में बहुत थोड़ा सा फर्क है। हालांकि इसके बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसके बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 3 हैं। ऐसा क्यों है स्टूडेंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट में ठीक ठाक फर्क है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ही थोड़ा सा फर्क है। ये मेरे ख्याल में टू बी वेरी एग्जैक्ट अगर वैल्यू बात करें 650 और ये 660 के करीब। ऐसा क्यों है स्टूडेंट, इसको दूसरा फैक्टर क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। कैसे दूसरा फैक्टर एक्सप्लेन करेगा, ये कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि ऑलवेज फॉलो, ऑलवेज लर्न केमिस्ट्री विद जेन्युइन टीचर। स्टूडेंट देखिएगा, यहां पे
यहां पे मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हालांकि मेटालिक बॉन्ड ऑफ एल्युमिनियम इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन द मेटालिक बॉन्ड ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन पर एटम मेटालिक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहां पे 3 हो रहे हैं। यहां पे डाई पॉजिटिव आयन है, यहां पे ट्राई पॉजिटिव आयन है। जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा, जितना आयन का साइज छोटा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, यानी साइज छोटा और चार्ज ज्यादा, उतना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो होना तो यह चाहिए था कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के मेल्टिंग पॉइंट में ठीक ठाक डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट? याद रखना, इस बात को दूसरा फैक्टर एक्सप्लेन करता है। जब हम देखते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के क्रिस्टल लैटिस की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्टाइल में एटम अरेंज है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, यानी एक मैग्नीशियम आयन को डायरेक्टली 12 दूसरे उसके गिर्द पार्टिकल होते हैं। इसके अंदर पार्टिकल करीब करीब हैं। इसके अंदर जो बाइंडिंग है एटम की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और 6 एटम पर यूनिट सेल होते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं ज्यादा है। एल्युमिनियम के क्रिस्टल लैटिस को जब हम देखते हैं तो एल्युमिनियम के क्रिस्टल लैटिस में फेस सेंटेड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। फेस सेंटेड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 12 है, लेकिन यहां पे 4 एटम पर यूनिट सेल होते हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एटम ज्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं एज कंपेयर टू फेस सेंटेड क्यूबिक स्ट्रक्चर। यही वजह है कि मेटालिक बॉन्ड के हिसाब से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन पैकिंग पैटर्न के हिसाब से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था। दोनों फैक्टर जब कंबाइन होंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट आपने ये चैप्टर पढ़ा है, एफएससी में पढ़ा है, ये भी पढ़ रहे हैं, तो ये पॉइंट आपका अगर क्लियर नहीं था तो अभी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर स्टूडेंट सिलिकॉन में चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन पर एटम इन्वॉल्व होते हैं बाइंडिंग के अंदर, इसकी जायंट स्ट्रक्चर है, नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये मालिक्यूलर सॉलिड होते हैं। इनके अंदर मॉलिक्यूल या एटम आपस में अटैच होते हैं थ्रू व्हाट? वंडर वाल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हमारे पास नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग या मेटालिक बॉन्डिंग के मुकाबले में बहुत वीक होती हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं। अब देखें स्टूडेंट, सिलिकॉन के बाद सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सल्फर के बाद फास्फोरस का कम हो जाएगा। फास्फोरस से सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब क्यों ज्यादा होता है स्टूडेंट? याद रखना, सल्फर एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका मोलर मास ज्यादा होता है। मोलर मास ज्यादा होने से इसका साइज और मोलर मास ज्यादा होने से इसमें जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं इससे एक्सीड कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं। इसीलिए सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट फास्फोरस से थोड़ा सा ज्यादा होता है जी। फिर क्लोरीन का कम हो जाता है स्टूडेंट, और फिर क्या हो जाता है? आर्गन का सबसे कम हुआ करता है। अब स्टूडेंट, अगर मैं आपके लिए कंप्लीट आर्डर लिखूं तो ये आर्डर मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? अगर मैं ये आपके लिए आर्डर लिखूं, आपके लिए एमसीक्यूज बनाऊं, तो मैं आपसे पूछता हूं किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। स्टूडेंट ऑप्शन आपने खुद बताना है, किसका मेल्टिंग पॉइंट इनमें सबसे ज्यादा है। तो स्टूडेंट देखें, जनरल ट्रेंड तो यह कहता है कि सल्फर के सिलिकॉन के बाद डिक्रीज स्टार्ट होगी, लेकिन आपने यहां पे किस पे जाना है? आपने सल्फर पे जाना है। नॉन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका ट्रेंड ये है, नॉन मेटल में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट आर्गन का, फिर क्लोरीन का, फिर फास्फोरस का, और फिर सल्फर का। ये नॉन मेटल का ट्रेंड है स्टूडेंट। आर्गन का सबसे कम, फिर क्लोरीन का, फिर फास्फोरस का, फिर सल्फर का। ये आपका ईटा का एमसीक्यूज है। पहले 4 एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? सोडियम का कम, मैग्नीशियम का ज्यादा, एल्युमिनियम का ज्यादा, और सिलिकॉन का सबसे ज्यादा। थर्ड पीरियड एलिमेंट में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन का है,
और सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, आर्गान का है। ये 2 पॉइंट भी आपने याद रखने हैं जी। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका स्टूडेंट, सिलिकॉन का जी। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है जी, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आर्गान का स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं बॉइलिंग पॉइंट पे बात करता हूं जी। अब बॉइलिंग पॉइंट मैंने शो किया हुआ है किससे, ब्लू से। जब मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा स्टूडेंट याद रखना, जब मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा, अब स्टूडेंट अगर ओवरऑल आप ट्रेंड निकालना चाहें तो ये वही होगा, सल्फर से ज्यादा होगा सोडियम का, सोडियम से ज्यादा होगा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से ज्यादा होगा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा सिलिकॉन का। आप निकाल सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बड़ा करता है एल्यूमिनियम तक। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास सोडियम का कम, मैग्नीशियम का ज्यादा, एल्यूमिनियम का और ज्यादा। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के बॉइलिंग पॉइंट में अप टू मार्क गैप है, मेल्टिंग पॉइंट में नहीं था। ये गैप क्यों है, जब स्टूडेंट हमारे पास मेटल मेल्ट हो जाती हैं, अब उनके एटम क्रिस्टल लैडर से फ्री हो जाते हैं, अब उनके दरमियान सिर्फ मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, अगरचे उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो सॉलिड के अंदर जो मेटालिक बॉन्ड होता है उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन मेटालिक बॉन्ड स्टिल ऑपरेट करता है। अब कौन सा फैक्टर हट जाता है, ये वाला फैक्टर हट जाता है। चूंकि एल्यूमिनियम का मेटालिक बॉन्ड सोडियम से बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इनके दरमियान काफी गैप होता है। तो स्टूडेंट यहां पे देखें, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट कम, मैग्नीशियम का ज्यादा, एल्यूमिनियम का और ज्यादा होता है। फिर सिलिकॉन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट सोडियम का कम, मैग्नीशियम का ज्यादा, एल्यूमिनियम का ज्यादा, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सिलिकॉन का एल्यूमिनियम से कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, जब सिलिकॉन मेल्ट हो जाता है। अब सिलिकॉन जब मेल्ट हो जाता है तो सिलिकॉन में वंडर वाल अट्रैक्शन होंगी। अब सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए था, उसकी जाइंट स्ट्रक्चर थी, नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग थी, 4 इलेक्ट्रॉन पर एटम बाइंडिंग में इन्वॉल्व होते थे। लेकिन जब इसके एटम अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ देंगे, अब इनमें वंडर वाल अट्रैक्शन होगी जो कि मेटालिक बॉन्ड के मुकाबले में वीक होती है। इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस एल्यूमिनियम के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। तो अब स्टूडेंट उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा, फास्फोरस का आएगा। फास्फोरस के बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट सल्फर का ज्यादा होगा। इनके लिक्विड फॉर्म के अंदर क्या होती हैं, वंडरवाल फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। अब चूंकि सल्फर इस एड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसकी वंडरवाल फोर्सेस फास्फोरस से थोड़ी सी ज्यादा होंगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी सल्फर का फास्फोरस से थोड़ा सा ज्यादा होगा। फिर स्टूडेंट क्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और आर्गन का सबसे कम होगा। अगर यहां पे मैं ट्रेंड बनाऊं तो स्टूडेंट सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा आर्गन का, उसके बाद होगा क्लोरीन का, उसके बाद होगा फास्फोरस का, उसके बाद होगा सल्फर का। सल्फर के बाद किसका होगा, याद रखना, सल्फर के बाद होगा सोडियम का, सोडियम के बाद होगा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम के बाद होगा सिलिकॉन का, सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका स्टूडेंट, एल्यूमिनियम का। तो स्टूडेंट ये ऑर्डर भी आपने क्या करना है, याद रखना है। ये ऑर्डर भी ईटा के अंदर आया करता है। अब सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एल्यूमिनियम, सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एल्यूमिनियम, सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आर्गन। ऑर्डर स्टूडेंट क्या है, आर्गन इज लेस देन क्लोरीन विच इज लेस देन फास्फोरस, यहां पे एक्सेप्शन है, विच इज लेस देन फास्फोरस, which is less than sulfur, which is less than sodium, which is less than magnesium, which is less than silicon, which is less than what, aluminium. Boiling point थर्ड पीरियड में aluminium का highest, melting point silicon का highest. बाकी ऑलमोस्ट ट्रेंड सेम ही है, सिर्फ इस जगह पे आके हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आ जाता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहां से आपका ईटा का एमसीक्यूज हो सकता है, किसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है, किसका मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट है, करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो मैंने आपको ग्राफ से भी समझा दिया, आपको मैंने ऑर्डर भी लिख के दे दिए। उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। उम्मीद है कि आज आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, फीडबैक लाजमी देना है। स्टूडेंट मेरी हर वीडियो को आपने व्यू करना है, जो वीडियो भी चैनल पे अपलोड हो आपने लाजमी व्यू करना है। आपने क्या करना है, उसको आगे शेयर करना है, दोस्तों तक पहुंचाना है। इंशाल्लाह इस चैनल पे जो मटेरियल आपको मिलेगा वो इंशाल्लाह वर्ल्ड लेवल का होगा, पूरी दुनिया में इस
टाइप का मटेरियल आप किसी भी चैनल को स्टडी करें, किसी भी चैनल पे जाएं, आपको ये एहसास नहीं होगा कि हमने कम पढ़ा है, हमारे कॉन्सेप्ट में इशू है, हमने डेप्थ नहीं पढ़ी, हमने ट्रिक्स नहीं पढ़ी, हमने टेक्निक नहीं पढ़ी। क्योंकि इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। ये 30 से 35 मिनट का जो लेक्चर आप देखते हैं, इसके पीछे मेरी घंटों की मेहनत होती है। उससे पहले मैं प्रिपेयर करता हूँ, फिर उस पर टेक्निकें डेवलप करता हूँ खुद से, फिर उसको आपके लिए प्रेजेंट किया जाता है। रिकॉर्डिंग के बाद फिर एडिटिंग होती है, फिर अपलोडिंग होती है, एक्सपोर्टिंग होती है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। किसी दिन मैंने कहा कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सारे प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, फिर आप देखेंगे कि हमारे लिए कितनी ज़्यादा एफर्ट हो रही है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे यकीन कीजिएगा। यकीन माने अल्लाह ताला बहादुरों का साथ देता है, अल्लाह ताला मेहनती का दोस्त होता है। आप अपना कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप लायक भी होंगे, पीछे रह जाएंगे। अगर आप मेहनत करेंगे थोड़े से, अगर आप इतने ज़्यादा ज़हीन नहीं भी हैं, तो आप आगे निकल जाएंगे। मैं अक्सर स्टूडेंट को एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास क्रिकेट बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। यूनुस खान हमारे पास एक खिलाड़ी है, इमरान नज़ीर हमारे पास एक खिलाड़ी था, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था इमरान नज़ीर, बहुत लिमिटेड टैलेंट था यूनुस खान के अंदर। यूनुस खान ने हार्ड वर्क किया, मेहनत की, वर्ल्ड लेजेंड बन गया। और दूसरा फोकस नहीं रहा, उसको गली मोहल्ले में भी लोग शायद कम लोग जानते हैं। बहुत ज़्यादा जिस लेवल का टैलेंट था, उस लेवल से अचीवमेंट नहीं बन सकी। तो इसलिए टैलेंट से ज़्यादा हार्ड वर्क पे फोकस करें, इंशाल्लाह आप लाजमी कामयाब होंगे। अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ।